अभिवादन स्वीकार कीजिए कृष्णा त्रिपाठी। आज चर्चा उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के दर्द की होगी। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के दर्द के साथ अनुदेशकों और अन्य संविदा कर्मियों के दर्द भी छिपे हुए हैं। सन 2000, सन 2006, 2007 में ग्राम सभा में मेरिट के आधार पर उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों की नियुक्ति हुई। और वह नियुक्ति इसलिए हुई कि उन दिनों परिषदीय विद्यालय में, प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी थी। उस कमी की पूर्ति के लिए शिक्षा मित्रों की नौकरी हुई और उन दिनों वह ग्राम सभा में सबसे योग्य थे। एक ग्राम सभा में 2 शिक्षा मित्रों की नियुक्ति हुई थी। दोनों शिक्षा मित्र मेरिट के आधार पर उस समय उस गांव में सबसे योग्य थे। जाहिर सी बात है, यदि जीवन में वो आगे बढ़ते, कुछ और पढ़ाई करते तो बहुत बड़ा भी कर सकते थे। लेकिन चूंकि उनको गांव में ही नौकरी मिल गई, लोग मास्टर साहब करने लगे। इनको लगा कि हम ठीक है, हमारा जीवन अब शिक्षा मित्र के रूप में, शिक्षक के रूप में शिक्षा के प्रति समर्पित रहेगा। चूंकि शुरू में रिन्यूअल होता था, लेकिन जितनी सरकारें आई, लगभग शिक्षा मित्रों की संख्या 2.25 लाख थी, तो उन्होंने इसे वोट बैंक के रूप में देखा और सबने अपनी अपनी सरकारों में इनके साथ न्याय करने का वादा किया। और वादा यानी लॉलीपॉप के चक्कर में शिक्षा मित्र उस नौकरी को छोड़े नहीं, अपने आप को रिन्यूअल कराते रहे और उन्हें लगा कि हमको एक दिन अस्थायी हो जाना है, तो जब नौकरी यहाँ मिल रही है तो हम कहीं और ट्राई क्यों करें। अब शिक्षा मित्र जीवन में नौकरी, व्यापार, तमाम तरह के अलग अलग क्षेत्रों में कुछ बड़ा भी कर सकते थे। बावजूद उसके सरकारों द्वारा दिए गए लॉलीपॉप के आधार पर वो अपने आप को रोक लिए और शिक्षा मित्र के रूप में कार्य करते रहे। शिक्षकों की भारी कमी होने के कारण सुबह ताला भी शिक्षा मित्रों को खोलना पड़ता था। तमाम तरह की जिम्मेदारी, जो कि गांव में शिक्षा मित्र थे तो तमाम तरह की जिम्मेदारियों का निर्वहन करते थे। उनके द्वारा पढ़ाए गए बच्चे अभी बड़े अच्छे पोस्ट पर पहुंच गए हैं, क्योंकि वो लगभग 25 वर्षों से प्राथमिक विद्यालयों में सेवा दे रहे हैं। वो योग्य हो गए जिनको वो पढ़ाएं, और अभी शिक्षा मित्र स्वयं अयोग्य ही कहलाते हैं। और योग्यता और अयोग्यता में सिर्फ फर्क आप समझिए कि सैलरी और मानदेय का है। यदि उनको मानदेय ज्यादा सैलरी ज्यादा मिलता तो वो अयोग्य हो जाते हैं, अगर सैलरी कम मिलती है तो योग्य हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो काम उनका है वो बराबर ही रहता है। पहले जब नियुक्ति हुई थी तभी भी वो प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को पढ़ाते थे, और आज भी उनका काम प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को पढ़ाना ही है, कोई दूसरा काम नहीं है। तो अंतर क्या आया? सिर्फ मानदेय का आया, सैलरी का आया। टीचर्स की कमी की पूर्ति उन्होंने किया, अल्प मानदेय में किया, लेकिन उनके साथ यही न्याय हुआ। जीवन पूरा अपना वह शिक्षा के प्रति समर्पित कर दिए, लेकिन वो शिकार हुए अधूरे वादे के। शिक्षा मित्रों ने ग्रेजुएशन भी किया उस दौरान, और सरकार के दिशा निर्देश पर बीटीसी, जो इन दिनों डीएलएड कहा जाता है, का 2 साल का प्रशिक्षण भी प्राप्त किया। सन 2015 में तत्कालीन सरकार ने उन्हें समायोजित भी किया, नियुक्ति भी दिया। शिक्षा मित्र स्वयं अपने आप को प्राथमिक विद्यालय में समायोजित नहीं किए थे। बावजूद इसके कोर्ट में जो भी पक्ष रखा गया वो इतना मजबूत नहीं था कि शिक्षा मित्रों के समायोजन को बचा पाए। सन 2017 में शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द हो गया और वह सड़क पर आ गए। यानी 40,000 रुपए के करीब उनकी सैलरी थी और अचानक वो 10,000 पर आ गए। अगर किसी के घर का महीने का खर्च 40,000 हो या 40,000 के अकॉर्डिंग वो खर्च बढ़ा लिया हो, तो अचानक अपना खर्च वो कैसे कम कर सकता है। शिक्षा मित्रों का जीवन तो खराब हुआ ही, मानदेय कम होने के कारण उनके बच्चों का भी करियर खराब हो रहा है। बच्चों को न अच्छी शिक्षा मिल पा रही है, न अच्छा स्वास्थ्य मिल पा रहा है। शिक्षा मित्रों का जो दायित्व परिवार और समाज के प्रति है, उसका निर्वहन भी नहीं कर पाते हैं। शिक्षा मित्रों को जब गांव के लोग, रिलेशन के लोग देखते हैं तो उनके मन में ये दया का भाव आता है कि ये कैसे 10,000 रुपये में अल्प मानदेय में अपना खर्चा चलाता होगा। क्योंकि अगर स्कूल थोड़ी सी भी दूरी पर है तो आने जाने का खर्च और मोबाइल का खर्च, छोटे मोटे जो खर्च है, उसी में 10,000 चला जाता है। अब लोग कहते हैं कि शिक्षा मित्र योग्य हैं तो भर्तियां आई तो उसमें क्यों अपने आप को समायोजित नहीं कर पाए या अपनी नौकरी क्यों नहीं प्राप्त कर पाए। आप बताइए, कंपटीशन बराबरी का होता है। कोई 20 साल का लड़का है, कोई 40 साल का, 45 साल का, उनको एक साथ दौड़ाएंगे तो क्या दोनों बराबर होगा? नहीं, क्योंकि वहां एज की बात आएगी। कभी भी कोई कंपटीशन होता है तो बराबरी का होता है। शिक्षा में तो चाहे महिला हो या पुरुष हो, परिवार की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी, माता पिता की तमाम तरह की जिम्मेदारियों के साथ साथ वो स्कूल भी सुबह से शाम तक रहते हैं। उसमें वो अपने आप कितना समय निकाल पाएंगे कि आज
आज के कंपटीशन के दौर में वो उन बच्चों के साथ कंपटीशन कर पाएंगे जो फ्री होके अकेले फ्रीली पढ़ रहे हैं। और यही दर्द जिन शिक्षकों के लिए टेट देना अनिवार्य हुआ है उनके साथ भी है। अब उनसे कहा जा रहा है आप टेट पास कीजिए, वो टेट कहाँ से पास करेंगे? उनके साथ भी तो वही कंडीशन है भाई। अब इस दौर में पढ़ाई करना किसी के लिए कहाँ से पॉसिबल है, क्योंकि जिम्मेदारियां भी तो बहुत है। समय कहाँ है कि वो पढ़े और टेट पास करे। जहां तक मुझे जानकारी है, भारत के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा कि 2.25 लाख लोगों को एक साथ कोर्ट के आदेश पर सरकारी नौकरी से निकाल दिया गया। समायोजन रद्द होने के बाद, तमाम तरह की आर्थिक तंगी के बाद कितने हजारों शिक्षा मित्रों ने सुसाइड कर लिया। मैं ये मानता हूं कि सुसाइड नहीं करना चाहिए, सिस्टम से लड़ना चाहिए, जिंदगी में जो भी संघर्ष है संघर्ष करना चाहिए, अपने आप को समाप्त कर लेना कहीं से उचित नहीं है। लेकिन हजारों शिक्षा मित्र काल के गाल में समा गए, तो अब देरी ना कीजिए, अब कम से कम उनको इतना सम्मानजनक मानदेय कर दीजिए, क्योंकि कहानी मानदेय की ही है। मानदेय बढ़ जाएगा, ज्यादा मानदेय पाएंगे तो फिर उनका जीवन यापन होता रहेगा, फिर उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, वो अपने बच्चों का करियर बना पाएंगे। बाकी का जीवन, चूंकि 60 साल 62 साल में रिटायरमेंट हो जाएगा, रिटायर हो जाएंगे, कुछ मिलना है नहीं, फिर उनका जीवन और नरक बन जाएगा। तो कम से कम उनका सम्मानजनक मानदेय कर दीजिए साहब।